सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपका अपना यतेंद्र प्रताप सिंह आज कक्षा 8 अध्याय 4 कानूनों की समझ नामक पाठ का हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि कानून की ज़रूरत क्यों है, कानून को क्यों समझना ज़रूरी है। इन सारी बातों को हम इस चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले, क्या कानून सब पर लागू होता है? हाँ, इस भारत के अंदर कानून सब पर लागू होता है। हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों। कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई अगर ये कहता है कि मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं कानून से ऊपर हूँ, तो वो कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई मंत्री ये सोचे कि मैं सत्ता में हूँ और मैं कानून से ऊपर हूँ, तो वो भी कानून से ऊपर नहीं है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि कानून से ऊपर ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कानून सबके लिए समान रूप से लागू होता है। वो सब किसी के अंदर भेदभाव नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि कोई सवर्ण जाति से है, कोई नीची जाति से है। वो सब पर लागू होता है। इस भारत की संविधान की यही सबसे बड़ी सुंदरता है कि उसके लिए ना कोई धर्म ऊपर है, ना कोई जाति ऊपर है, ना कोई लिंग ऊपर है। सब को वह समान दृष्टि से देखता है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में जो कानून लागू होते थे वह यह देखकर लागू होते थे कौन सी जाति ऊंची है और कौन सी जाति नीची है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग सज़ा दी जाती थी। जैसे निचली जाति मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी और ऊंची जाति वाले को कम सज़ा दी जाती थी। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना था कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की। इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेश कानून मनमानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत ही व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। ये कानून एक ऐसा कानून था जिस कानून ने भारतीयों को अंग्रेज़ों के विरोध में खड़ा कर दिया था। ऐसी एक घटना का मैं आपको एक जिक्र करने जा रहा हूँ। रॉलेट एक्ट भारत के मनमानेपन का एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इस क्रम में 10 अप्रैल को
डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौज की टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हो गया। उसने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए और बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए, असंख्य जख्मी हो गए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। इस पेंटिंग में जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय हुई गोलाबारी के दृश्य आपको दिखाई देंगे। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू किया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि उपनिवेश अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए, उनकी हिस्सेदारी हो। वहाँ जब नियुक्तियाँ हों तो उनमें उनकी हिस्सेदारी हो। ये जरूरी नहीं कि जो भी वहाँ पर जज की नियुक्ति होगी, जो भी न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, वे अंग्रेज ही होंगे। उनमें भी उनकी मांग थी कि जब भी जज की नियुक्तियाँ हों उनमें भी उनका पूरा प्रतिनिधित्व उन्हें मिले, वो भी जज बन सकें, वो भी सारे काम कर सकें। उन्होंने अदालतों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेज़ों से मांग रखी और भविष्य में वो बात मानी भी गई। इस विकास क्रम में यहाँ के लोग भी इसी तरह से अपना योगदान दे रहे थे। जब भारत के अंदर संविधान बनाने की स्वीकृति मिली तो एक ऐसी आधारशिला वो बन गई जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए नए नए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई प्रकार के नए कानून बनाते जो देश हित में काम आते। जब भी कोई समस्या इस भारत के अंदर जन्म लेती, समाज के अंदर जन्म लेती, उस समस्या को देखते हुए, उस परेशानी को देखते हुए हमारी संसद, हमारे प्रतिनिधि मिलकर एक नया कानून बनाते जिससे उस समस्या से निपटा जा सके, उभरा जा सके। उसमें से ही एक कानून है 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून। इसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता था। इस प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए नए कानून बनाए गए। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून ज़रूरत है, अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि कानून किस तरीके से बनते हैं। नए कानून किस तरह बनते हैं? कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून को बनाने के लिए आवाज़ उठाते हैं और ये संसद की जिम्मेदारी है कि वे लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। अगर कहीं भी ज़रूरत है कि समाज को कानून की ज़रूरत है तो संसद उस पर विचार करे, प्रतिनिधि उस पर विचार करें और एक नया कानून सामने लाएं। एक कानून की मैं चर्चा यहाँ कर लेता हूँ। एक कानून है घरेलू हिंसा। समाज में हर तरफ से शिकायतें आ रही थीं कि वहाँ पर वो महिला जला दी गई, वहाँ पे उस महिला के साथ मारपीट कर दिया गया, उस महिला को घर से निकाल दिया
ऐसे चारों तरफ से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे थे। समाज के लोग एकत्र हुए, समाज के लोगों ने सरकारों से मांग उठाई कि आप जल्द से जल्द एक ऐसा कानून लाएं जिसके माध्यम से इन महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाए। टेलीविजनों पर चर्चा होने लग गई, रेडियो पर चर्चा होने लग गई, क्योंकि एक ऐसा माध्यम है, इन माध्यमों से हम अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी कानून हो, चाहे वो रोड पर लगाने वाले जो ठेले होते हैं, पटरियों पर लगाने वाले ठेले होते हैं, जिन पर गरीब आदमी अपना जीवन यापन करते हैं, जब उनको वहाँ से हटाया गया तो इस कानून में तब्दीली की गई। जनता की आवाज़ उन्होंने सुनी, जनता ने आंदोलन किए, जनता ने अपनी बात रखी और लोगों ने अपनी बात रखी। इसका परिणाम ये हुआ, सरकार को बात माननी पड़ी और उस कानून में तब्दीली की गई। उनके लिए अलग स्थान दिया गया, यहाँ पर वो अपनी शॉप, अपनी दुकान, अपनी रेहड़ी वहाँ पर लगा सकें। तो उसी प्रकार घरेलू हिंसा पे भी हुआ। घरेलू हिंसा पे लोग एकत्र हुए, आंदोलन हुए, सेमिनार हुए, जनसभाएं हुई, महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई और इसका परिणाम हुआ कि एक नया कानून बन के सामने आया घरेलू हिंसा पर। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है और या चोट पहुंचाने या मारने की धमकी देता है, तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द को समझने को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे में आने लग गईं जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। ये कानून जब पारित हुआ तो समाज की महिलाओं ने इसका स्वागत किया, इसका अभिनंदन किया, सरकार को धन्यवाद दिया कि आपने हमारी बात को सुना है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि कानून किस प्रकार बनते हैं और कानून की बनने की प्रक्रिया जो है सतत प्रक्रिया है। जब भी कहीं पर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई शोषण या कहीं भी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई द्वंद्व कहीं पर भी होगा और कानून बनाने की जरूरत होगी तो कानून बनेगा और सरकारों को कानून बनाना पड़ेगा। लोकप्रिय और विवादास्पद कानून। कभी कभी देखा गया है कि संसद ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित हो जाता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि कानून बनाया किस लिए जाता है? लोगों को सहूलियत मिले, लोगों को आराम मिले, लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर पाएं, लोगों के हित सुरक्षित हों। अगर ये सारी चीज़ें उस कानून में कहीं है ही नहीं तो उस कानून को पारित करने से क्या लाभ? ऐसे ही बहुत से कानून जब सरकारें पारित कर देती हैं तो उसकी जनता आलोचना करती है, लोग आलोचना करते हैं, अखबारों में लिखते हैं, जनसभाएं करते हैं, अखबारों में लिखते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेजते हैं, टीवी चैनलों में बहस होती है, सरकार के प्रतिनिधि बैठते हैं, विपक्ष बैठता है, कानूनविद बैठते हैं, आपस में चर्चाएं होती हैं, कहाँ सरकार गलत चल रही है, कहाँ सरकार को संभलना है। क्यों? क्योंकि हमेशा अगर चर्चा होगी तो जब होगी तो चर्चा से जरूर कोई ऐसी न ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो हितकारी हों, क्योंकि वो हमारी बात सुनेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। और ये माध्यम है टेलीविज़न, जिसने हमारी आवाज़ सरकारों तक पहुंचाने का एक माध्यम वो टीवी चैनल बन चुके हैं। ये दमनकारी कानून से जब हम असहमति व्यक्त करते हैं तो
सरकारों को भी सोचना पड़ता है कि इस कानून में हमसे क्या गलती हो गई। मैंने अभी पिछला भी मैं बताया आपको कि नगर पालिका की सीमाओं के भीतर की जगह का इस्तेमाल संबंधित विभिन्न नगर पालिकाओं विभिन्न नगर पालिकाओं में एक कानून आया, जिस कानून के तहत पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन उस कानून में इस बात को नहीं देखा गया कि जो पटरियों पर जो ठेले लगा रहे हैं उनके भी परिवार हैं। अगर उनके परिवार भूखे रहेंगे, अगर उनके परिवार को धन नहीं मिलेगा, अगर उनके परिवार शिक्षित नहीं होंगे, तो वो भारत के साथ कैसे चल पाएंगे। उन्हें भी ज़रूरत है रोजगार की, लेकिन उस कानून में इस बात को गौर नहीं किया गया। हजारों लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। इसकी आवाज़ बुलंद होने लग गई, लोग इकट्ठा होने लग गए, जनसभाएं करने लग गए, रैलियां होने लग गई कि ये गरीबों के साथ अन्याय है, इनसे वो रोजी रोटी कमाते हैं। इसकी इस कानून में कहीं भी बात नहीं कही गई है। और जब लोगों ने आंदोलन किए, सेमिनार किए, लोगों ने किया, तो सरकारों को सोचना पड़ा कि हमने ये वाली बात, रोजगार वाली बात तो हमने देखी ही नहीं। इस कानून में बाद में संशोधन हुआ और संशोधन का परिणाम ये हुआ कि उनको रोजगार मिला, उनको जगह दी गई जहाँ पर वे अपनी ठेले लगा सकें, पटरी लगा सकें, उनको देखा गया। तो कभी कभी कानून जो है अलोकप्रिय बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस अलोकप्रिय कानून को सारे लोग माने। हम उसकी आलोचना कर अपनी बात कहकर सरकार को अपना जो विरोध है वो दर्ज कराकर उस कानून में तब्दीली ला सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको कानून की समझ का चैप्टर समझाया।